हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और बेटा मेरी दाढ़ी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे बीएस के पेपर की वजह से बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। तो मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से कि मैं पिछले 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि बेटा बीएस के पेपर का बहुत ज़्यादा लोड था। बट अब मैं बीएस के पेपर से फ्री हो गया हूँ और आने वाले 10 से 12 दिन में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्वालिटी वीडियोस मैं कहूँगा कि आपके लिए मैं अपलोड करने वाला हूँ। PYQs, चैप्टर वाइज PYQs, लॉन्ग आंसर, MCQs, वन शॉट रिवीजन, सारी चीज़ें मैंने प्लानिंग करी हुई है और 10 से 15 दिन के अंदर मैं बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहना। और अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इस टॉपिक पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना दो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी ज़्यादा आपके लिए हेल्प कर पाऊँ इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए। ठीक है, अब इस वीडियो पे आते हैं बेटा। इस वीडियो में मैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 3 LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को कवर करूंगा। लॉन्ग आंसर प्लस MCQs दोनों को कवर करेंगे बेटा। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज परफॉर्म्ड पुअरली इन द रिफॉर्म पीरियड। बेटा ये क्वेश्चन 2023 का है और बच्चों को अचानक से क्लिक नहीं हुआ था कि रिफॉर्म पीरियड में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्यों पुअर परफॉर्म किया। इसीलिए मैंने इसको इस PYQs में कंपाइलेशन में लिया है। ध्यान से समझते हैं बेटा। ये बोल रहा है कि आफ्टर रिफॉर्म भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने पुअर परफॉर्मेंस क्यों किया, उसके कारण बताओ। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे द रीजंस बिहाइंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द रिफॉर्म पीरियड आर एज फॉलोज, है ना, आर एज फॉलोज। पहला रीजन बेटा, पहला रीजन है चीपर इंपोर्टेड गुड्स। पहला रीजन क्या है? चीपर इंपोर्टेड गुड्स। बेटा इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि आफ्टर रिडक्शन इन द tariff and non-tariff barriers. ठीक है, after reduction in the tariff and non-tariff barriers, it was easy for the foreign companies to penetrate Indian market with their cheaper goods. ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाया, टैरिफ और कोटा को जो कम किया गया ऑन फॉरेन गुड्स, तो उनके लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए आसान हो गया कि इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करें बाय देयर चीपर गुड्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर and technology leads to decrease या leads to affected the efficiency, है ना, leads to नहीं, affected the efficiency of economy. ठीक है, lack of investment in infrastructure and technology affected the efficiency of economy. And third point जो मैं लिखता बेटा, stringent labor laws। बेटा इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो लेबर लॉज है ना,
लेबर्स को जो ऑपरेट करती हैं फैक्ट्री, उनके ऊपर जो फैक्ट्री वालों पे जो लॉज अप्लाई होते हैं कि अगर आपके यहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं तो आपको उनका ध्यान कैसे कैसे रखना है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज एडवर्सली affected the production capacity of domestic industries, ठीक है। stringent labor laws adversely affected the production capacity of domestic industries, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने आफ्टर रिफॉर्म भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया। चीपर इंपोर्टेड गुड्स, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चीपर इंपोर्टेड गुड्स, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रिंजेंट लेबर लॉस, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिटेन प्रॉफिट मेकिंग PSUs, इट प्रोवाइडेड ए स्पेशल स्टेटस। बेटा ये ना स्पेशल स्टेटस से सीबीएसई आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है पिछले 1-2 साल से, है ना। बच्चे 2 साल पहले इसको इग्नोर करते थे, तो सीबीएसई ने इससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए, सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। तो टू इनेबल देम टू एक्सपेंड द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, तो हम स्टार्ट करेंगे यस आई एग्री। बेटा सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर कर देना कि यस आई एग्री या आई डोंट एग्री, ठीक है। तो हम एग्री कर रहे हैं, आई एग्री विद द आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट दैट, है ना, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू retain profit making PSUs and gave them special status and divided into 3 categories, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? पहली थी मिनी रत्न, सेकंड थी महारत्न और थर्ड थी नवरत्न। बेटा कितनी कंपनीज थी इसके अंदर ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये कैटेगरी जरूरी है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से उसको प्रेजेंट करके आता बेटा, ठीक है, इस तरीके से लिखता। एंड अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करके और आगे लिखता हूं इसको, ठीक है, इस तरीके से लिखता। देन इसके नीचे में क्या लिखता, ग्रेटर मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल। बेटा ये कीवर्ड्स है ना, ध्यान रखना, आपके इंडियन इकोनॉमी के आंसर्स में कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ग्रेटर मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी was given to them for the following reasons। ठीक है, क्यों दी गई थी उनको ग्रेटर ऑपरेशनल एंड मैनेजेरियल ऑटोनॉमी, उसके रीजंस लिख देंगे बेटा। पहला रीजन है टू इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म को इन्फ्यूज किया जाए। ठीक है, सेकंड टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। थर्ड, टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। एंड फोर्थ, to improve financial discipline।
ठीक है, तो इस पूरे आंसर्स को हमने कैसे लिखा कि आई agree with the given statement that government of India decided to retain PS profit making PSUs and given them special status and divide them in 3 categories: Mini Ratna, Maharatna and Navaratna. ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम वॉज गिवन टू देम फॉर द फॉलोइंग रीजन। बेटा उनको ज़्यादा फ्रीडम क्यों दी गई थी? ताकि उसमें प्रोफेशनलिज्म आए, मतलब ठीक तरीके से कंपनी काम करे। बेटा ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ बिल्कुल फ्री बैठ जाए कि हाँ अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब कोई नहीं निकालेगा हमको। तो प्रोफेशनलिज्म इन्फ्यूज़ करने के लिए और टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, की एफिशिएंसी बढ़े, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा अच्छे से काम करें। टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना। और टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब बेटा कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, है ना, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से बेटा मैं लिखता और मुझे लगता है कि पूरे 4 मार्क्स मिलते मुझे बेटा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट, थर्ड है, डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया, वाई आर डेवलपिंग। बेटा यहाँ डेवलपिंग नहीं है, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज है। वाई आर डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिंग इट। तो बेटा 2 पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको बताना है क्या आप ये समझते हो कि आउटसोर्सिंग जो है वो इंडिया के लिए अच्छी है। बेटा आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है पहले ध्यान से समझो। ठीक है, आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि पहले एक काम कंपनी खुद करती थी, अब कंपनी वो काम क्या कर रही है, आउटसोर्स कर रही है, मतलब किसी और से करवा रही है। ठीक है, तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी चीजें, ये सारी कंपनीज जो छोटे मोटे काम है, ये इंडियन कंपनीज जैसे इन्फोसिस है ना, इन सबको TCS, इन सबको आउटसोर्स कर देती हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू थर्ड पार्टी which was earlier performed by the organization। मतलब क्या कि आउटसोर्सिंग किसको कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन पहले जो काम खुद करता था अब वो किसी और से करवा रहा है। ठीक है, चलो अब हमें ये बताना है कि क्या आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए अच्छी है। तो यस आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया because of following reasons। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, पहला रीजन है कि इंडिया के लिए अच्छा क्यों है बेटा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, इंक्रीज। ठीक है, सेकंड बेटा आप ऐसे एरो मत करके आना, है ना, मैं तो टाइम कम लगे इसलिए वीडियो छोटा बने इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आप पूरा लिख के आना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है इंडियन इकोनॉमी में। सेकंड, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व। क्यों होगा बेटा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज? क्योंकि जो बाहर की कंपनीज पेमेंट करेंगी वो हमें डॉलर्स में करेंगी और फिर RBI उसको कन्वर्ट करके इंडियन कंपनीज को ट्रांसफर करेगा। तो इसी वजह से हमारा क्या हो रहा है, फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, इसलिए भी अच्छा है इंडिया के लिए। और थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हो रही है बेटा? क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये इस वजह से इंडिया के लिए अच्छी है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, व्हाई डेवलप्ड कंट्रीज आर अपोजिंग इट। अब डेवलप्ड कंट्रीज क्यों अपोज कर रही हैं बेटा इसको, तो मैं पहले हेडिंग डाल देता कि व्हाई डेवलप्ड कंट्रीज आर अपोजिंग इट। पहला रीजन, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पर क्रिएट होनी चाहिए थी डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है, वो कहां पर क्रिएट हो रही है, इंडिया में। तो ट्रांसफर ऑफ, पहला रीजन क्या है, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया,
वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए थी वो कहाँ क्रिएट हो रही है अब? इंडिया में, इसलिए वो लोग अपोज कर रहे हैं। और सेकंड, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स के हम लोग को आंसर लिखने हैं। बेटा जब भी याद रखना, अगर क्वेश्चन पार्ट्स में पूछा गया है तो आपको आंसर में हर पार्ट को आंसर करना है ना, उसको ध्यान रखना है कि पहला पार्ट क्या कह रहा है, उसको अपन ने ऐसे लिख दिया, और सेकंड पार्ट की फिर हेडिंग डाली ब्लैक पेन से और उसको इस तरीके से आंसर किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी टू लिबरलाइजेशन मेजर्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल सेक्टर, है ना, इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। बेटा लिबरलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आंसर लिखूंगा लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन से। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? इट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ एंट्री and growth restrictions on private sector। ठीक है, what do you mean by liberalization? removal of entry and growth restriction on private sector। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, है ना, अब डालूंगा हेडिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे? चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, सेकंड था ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, और थर्ड था इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। ठीक है, फिर मैं इसको वैसे ही, है ना, अच्छे से ऐसे क्लाउड बना के, ये तीन। अब इसमें क्या पूछा है? टू लिबरलाइजेशन मेजर पूछे, तो हम इसको और इसको, है ना, एक्सप्लेन कर देंगे। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे बेटा? चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। बेटा पहले आरबीआई रिफॉर्म से पहले रेगुलेटर की तरह काम करता था। रेगुलेटर का मतलब क्या? कि वो इंटरेस्ट रेट, है ना, इंटरेस्ट रेट, एक्सपेंशन, मर्जर, सारी चीजों को कंट्रोल करता था। मतलब एक बैंक बिना आरबीआई से परमिशन लिए ना इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकता था, ना एक्सपेंशन, ना मर्जर। ठीक है, कोई भी चीज वो डिसाइड नहीं कर सकता था। ठीक है, बिफोर रिफॉर्म्स। तो आरबीआई क्या पहले कैसे काम करता था? एज ए रेगुलेटर बाय डूइंग दिस। अब वो क्या कर रहा है? रेगुलेटर से फैसिलिटेटर चेंज हो गया। तो आरबीआई अब क्या करता है? बैंक्स को क्या करता है? वो ग्रेटर ऑटोनॉमी, है ना, आफ्टर रिफॉर्म्स ग्रेटर ऑटोनॉमी was given to banks, है ना, in deciding interest rate, merger and their expansion policy। एंड सेकंड लिखेंगे हम लोग, दो ही पूछे हैं तो, origin of private banks। origin of private banks कैसे? कि अगर किसी प्राइवेट फर्म को अपना बैंक स्टार्ट करना है इंडिया में, तो आफ्टर रिफॉर्म्स उनको अलाउ किया गया बाय मेंटेनिंग सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, सर्टेन कंडीशंस जो आरबीआई बताएगा, अगर वो कंडीशंस वो मेंटेन कर लेते हैं तो वो अपना बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से आंसर करता। चलो अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। ठीक है, सबसे पहला है असर्शन और रीजन। पोस्ट 1991 इंडिया हैज बिकम द फेवर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा, 1991 के बाद इंडिया एक बहुत फेवर्ड डेस्टिनेशन हो गया फॉर द आउटसोर्सिंग। क्यों? क्योंकि इंडियन लेबर हैव स्किल्ड लेबर फोर्स। बेटा आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया क्यों हो गया? क्योंकि हमारी जो लेबर है
वो बहुत स्किल्ड है। बेटा यहाँ स्किल्ड वर्क, स्किल्ड से है ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ स्किल्ड बोलने वाले, स्किल्ड का मतलब है इंग्लिश बोलने वाले, है ना। इंग्लिश बोलने वाले तो अपने यहाँ घर घर में मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी मातृभाषा से ज़्यादा इंग्लिश पे वो फोकस किया जाता है। आपके स्कूल्स में भी बोला जाता होगा कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को प्रायोरिटी दी गई है। बहुत बुरी बात है बेटा, हमें हमारी मातृभाषा बोलने पे गर्व होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो बेटा असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड R बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन 1991 डैश वाज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी। 1991 में क्या हुआ था? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में, अंडर लिबरलाइजेशन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या किया गया था? रूपी को डी वैल्यू किया गया था। अब रूपी को डी वैल्यू करेंगे तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसमें याद है आपको कि डी वैल्यूएशन करने पे क्या होता है? एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इमीडिएट इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा इमीडिएट इंपैक्ट पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स में हम हमेशा इमीडिएट इंपैक्ट की बात करते हैं, हमेशा शॉर्ट रन में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि एक चीज हुई है तो उसका इफेक्ट लॉन्ग रन में क्या होगा, ठीक है। इसीलिए इमीडिएट इंपैक्ट की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, डीमोनेटाइजेशन वाज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। बेटा बिल्कुल सही बात है, डिमोनेटाइजेशन इसी पर्पज से लाया गया था कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करना है, टेररिज्म को डिमोटिवेट करना है और सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी को खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट, demonetization has been led people to shift from cash payment to electronic payment। बिल्कुल सही बात है बेटा, डिमोनेटाइजेशन की वजह से ही हम लोग कैश पेमेंट से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे शिफ्ट हो पाए हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द टैक्स रिडक्शन इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड वाज एम्ड एट यील्डिंग लार्ज टैक्स रेवेन्यू एंड कर्ब टैक्स इवेजन। बेटा बहुत ध्यान से समझना, हमारे है ना लिबरलाइजेशन में 5 तरह के रिफॉर्म्स लाए थे, उसमें ही एक टैक्स रिफॉर्म भी थे। टैक्स रिफॉर्म में डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया गया था कि पहले 30% लगता होगा तो अब क्या होगा 20% लगेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। उससे क्या फायदा होगा कि बेटा होता क्या है कि जब टैक्सेस एंड पेनल्टीज देखा गया है कि अगर टैक्सेस और पेनल्टीज अगर कम होते हैं तो लोग ज़्यादा पे करने की तरफ मोटिवेट होते हैं, एनकरेज होते हैं कि ठीक है यार टैक्स कम है तो पे कर देते हैं। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा है तो टैक्स की चोरी भी ज़्यादा होती है। टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है? टैक्स चोरी करना, ठीक है। तो जब पहले डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा थे तो लोग चोरी करने को ज़्यादा देखते थे। अब क्या हुआ? टैक्सेस को कम कर दिया गया। तो टैक्सेस को जब कम कर दिया गया तो टैक्स इवेजन लोग कम करने लगे, टैक्स की चोरी कम करने लगे, ठीक है। और हमारा जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, वो बढ़ गया, ठीक है। टैक्स भले हम लोगों ने कम किया लेकिन हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लोग अब टैक्स की चोरी कम करने लगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? ट्रू है। सेकंड, टैक्स रिडक्शंस नेगेटिवली अफेक्टेड द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा ये नेगेटिवली लिखा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। टैक्स रिडक्शन ने पॉजिटिवली इंपैक्ट किया था। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, डैश वॉज द प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन टू WTO। WTO से पहले है ना, WTO से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था बेटा? तो GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बेटा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि CBSE आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको
इंक्लूड किया है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसका सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, गेट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 क्रिएटेड ए ग्रोथ पाथ फॉर ऑल द सेक्टर्स। बेटा 1991 के रिफॉर्म्स में है ना, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है, उसको इग्नोर किया गया था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में सारे सेक्टर्स को कवर किया गया, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। सेकंड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ensured accelerated growth rate in agriculture sector। बेटा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से ग्रोथ नहीं हुई थी, है ना, एक्सेलरेट नहीं हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। तो ये था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कल आपको मैं HCF करवा दूंगा, और अगले 8-10 दिन में बहुत आपके इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के और भी चैप्टर्स के PYQs को कंप्लीट कर दूंगा विद 1 शॉट वीडियोस एज वेल। अगले 10 दिन में बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं बेटा, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।